हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गीतास कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स में, जिसमें आज हम करने वाले हैं एस्टेट 2020 जो कि हुआ था जनवरी 2021 में। उसके 111 से लेके 120 तक के क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन पेपर हम 10 क्वेश्चन सीरीज़ में पूरा कर रहे हैं। इससे पहले एस्टेट के पेपर हमने 5 क्वेश्चन सीरीज़ में किए हैं और HSSC स्क्रीनिंग का पेपर भी हम कर चुके हैं। DSSB मेल फीमेल 2018 दोनों ही पेपर हम कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। चलिए करते हैं स्टार्ट। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 111 क्वेश्चन। द मिस्टेक ऑफ पेइंग मोर अटेंशन। मिस्टेक करी है यहाँ कंपनी, किस चीज़ की मिस्टेक करी है? पेइंग मोर अटेंशन, किसको ज़्यादा अटेंशन दे रही है? टू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स अ कंपनी ऑफर्स देन टू द बेनिफिट्स एंड एक्सपीरियंसेस प्रोड्यूस्ड बाय दीज प्रोडक्ट्स। कि एक कंपनी अपने उत्पादों से उत्पादित लाभ और अनुभवों से ज़्यादा विशिष्ट उत्पादों पर अधिक ध्यान देने की गलती कर रही है, यानी कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे ज़्यादा ध्यान दे रही है वो। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं: मार्केटिंग मायोपिया, मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग गाइड, मार्केटिंग ऑडिट। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मार्केटिंग मायोपिया। मायोपिक क्या है? एक आंखों की बीमारी है जिसमें दूर का कम दिखता है। तो यहाँ कंपनी भी वही गलती कर रही है, यानी कि अपने जो आगे फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स है उसको ध्यान में नहीं रख रही है। अगर आज एक प्रोडक्ट बिक रहा है तो उसी पे ही सारा फोकस कर दिया है कंपनी ने, अपने कस्टमर्स की नीड्स को वो ध्यान में नहीं रख रही है। तो ये जो गलती कर रही है वो हो जाएगी मार्केटिंग मायोपिया। मार्केटिंग मायोपिया इज़ ए टर्म कॉइंड बाय थियोडर लेविट। अब देखिए ये टर्म जो है वो किसने दी है? थियोडर लेविट ने दी है। ए बिजनेस सफर्स फ्रॉम मार्केटिंग मायोपिया, कि एक बिजनेस को कब कह सकते हैं कि वो मार्केटिंग मायोपिया से पीड़ित है? व्हेन अ कंपनी व्यूज मार्केटिंग स्ट्रिक्टली फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ सेलिंग ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट रादर देन फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ फुलफिलिंग कस्टमर नीड्स। ये कस्टमर की नीड्स को ध्यान देने की बजाय वो एक प्रोडक्ट को सेल करने पे ही अपना सारा ध्यान लगा रखा है कंपनी ने। मार्केटिंग मायोपिया स्ट्राइक्स इन व्हेन द शॉर्ट टर्म मार्केटिंग गोल्स आर गिविंग मोर इंपॉर्टेंस देन द लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स पे कंपनी जब ज़्यादा फोकस कर दे बजाय कि लॉन्ग टर्म गोल्स के, तो ये मार्केटिंग मायोपिया की कंडीशन आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मोर फोकस ऑन सेलिंग रादर देन बिल्डिंग रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स, यानी कि कंपनी ने सारा फोकस कर दिया है अपने सेल करने पर बजाय कि अपने कस्टमर्स की नीड्स को पूरा करने पर, बजाय कि कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने पर। क्या एक कंपनी कस्टमर के साथ जितने ज़्यादा रिलेशनशिप बनाएगी उसको कंपनी को उतना ही ज़्यादा फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, लेकिन यहाँ कंपनी कस्टमर्स पे ध्यान ही नहीं दे रही, बस अपने प्रोडक्ट को से बेचने से मतलब है। तो ये आ जाएगा मार्केटिंग मायोपिया। अब देखिए ये जो मार्केटिंग मायोपिया से रिलेटेड क्वेश्चन आया है एस्टेट 2019 में भी आया, क्वेश्चन नंबर 130। देखिए 19 में क्या क्वेश्चन आया? द टर्म मार्केटिंग मायोपिया इज गिवन बाय। ये जो टर्म है मार्केटिंग मायोपिया किसने दिया? थियोडर लेविट ने दी। मीनिंग क्या है? शॉर्ट टर्म गोल्स आर इंपॉर्टेंट दैन लॉन्ग टर्म गोल्स। फोकस किस पे है? इमीडिएट नीड्स पे, फ्यूचर के ऊपर कोई फोकस नहीं है कंपनी का। स्कोप क्या है? सेल्स ओवर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दे रही है, अपने सेल्स पे ध्यान दे रही है कंपनी। टाइम क्या है? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म के अपने फ़ायदे को ही ज़्यादा प्रेफर करिए। मार्केटिंग मायोपिया इज ए टर्म यूज्ड इन मार्केटिंग एज वेल एज द टाइटल ऑफ मार्केटिंग पेपर रिटन बाय थियोडर लेविट। दिस पेपर वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1960 इन द हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, ए जर्नल ऑफ विच ही वॉज एन ऑडिटर। यानी कि इसमें ये ऑडिटर थे और यहाँ पे इन्होंने पेपर जो है पब्लिश करवाने का काम किया। तो ये थी मार्केटिंग मायोपिया। सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं, मार्केटिंग रिसर्च। देखिए मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है? मार्केटिंग रिसर्च इज़ द सिस्टमैटिक गैदरिंग, रिकॉर्डिंग एंड एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा। मार्केटिंग रिसर्च में क्या किया जाता है? आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उनका एनालिसिस किया जाता है। कंपनी ये सभी कर रही है मार्केटिंग रिसर्च में। मार्केटिंग रिसर्च एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है अपने डाटा को गैदर करने की, रिकॉर्ड करने की, एनालिसिस करने की। और डाटा किस तरह का? दोनों तरह का, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, अबाउट इशू रिलेटिंग टू मार्केटिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा मार्केटिंग रिसर्च क्या होती है। अपने मार्केट यानी कि जो प्रोडक्ट कंपनी सेल करना चाहती है उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज है कंपनी का, उससे रिलेटेड जो भी वो रिसर्च करती है वो आ जाती है मार्केटिंग रिसर्च के अंदर। थर्ड ऑप्शन है मार्केटिंग गाइड, और इसको हम बोल सकते हैं मार्केटिंग प्लान भी। ये मार्केटिंग प्लान क्या होता है? एक मार्केटिंग प्लान इज़ ए रिपोर्ट
दैट आउटलाइंस योर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर द कमिंग ईयर, क्वार्टर और मंथ। यानी कि मार्केटिंग प्लान जो है वो एक रिपोर्ट की तरह है, उसमें क्या लिखा होता है, कंपनी हाईलाइट करती है अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को आने वाले साल के लिए, अपने क्वार्टर के लिए या फिर महीने के लिए, ठीक है। वो स्ट्रैटेजी साल के लिए भी हो सकती है, क्वार्टर के लिए भी हो सकती है और मंथ के लिए भी हो सकती है। तो मार्केटिंग प्लान क्या हो गया, कंपनी की एक रिपोर्ट हो गया। और फोर्थ ऑप्शन है मार्केटिंग ऑडिट। देखिए ऑडिट में मेन बात क्या है, द गोल इज़ टू सी व्हाट्स वर्किंग एंड व्हाट इज़ नॉट। कि मार्केटिंग ऑडिट का मकसद सिर्फ इतना ही देखना है कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। सो यू कैन आइडेंटिफाई एरियाज़ फॉर इम्प्रूवमेंट। आप जिन एरियाज़ में सुधार की आवश्यकता है ना, वहाँ पे सुधार किया जा सके, बस ये देखना मार्केटिंग ऑडिट का जो है वो मकसद है। मार्केटिंग ऑडिट इज़ ए रिव्यू, यानी कि ये रिव्यू है, ये इसमें ये देखा जाता है ऑफ योर मार्केटिंग प्लान, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजीज़। आपके मार्केटिंग का प्लान क्या है, आपके उद्देश्य क्या है, आपकी स्ट्रैटेजीज़ क्या है, एंड द करंट एक्टिविटीज़ देखी जाती है बीइंग एग्जीक्यूटेड इन योर बिजनेस, जो कि आपके बिजनेस में की जा रही है, ठीक है। ये हमारे चारों ऑप्शन हमने किए। क्वेश्चन को देखते हैं दोबारा से। द मिस्टेक ऑफ पेइंग मोर अटेंशन टू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स ए कंपनी ऑफर्स दैन टू द बेनिफिट्स एंड एक्सपीरियंसेस प्रोड्यूस्ड बाय दीज प्रोडक्ट्स, ठीक है। बेनिफिट और एक्सपीरियंस से एक्सपीरियंस से ज़्यादा किसको कंपनी यहाँ पे प्रेफर कर रही है, अपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट को। और मिस्टेक की बात जहाँ पे भी आ जाए तो वहाँ पे मायोपिया पे हमें टिक करना है, एम फॉर मिस्टेक, एम फॉर मायोपिया। सेकेंड क्वेश्चन है एनहेंसिंग जॉब्स, काम में वृद्धि करना, ठीक है, नौकरियों में वृद्धि करना बाय गिविंग एम्प्लॉयज़ मोर अपॉर्चुनिटीज़। काम में वृद्धि करने का मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉयज़ के ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सॉरी, कि भाई वर्कलोड नहीं डालना उनके ऊपर। रिस्पॉन्सिबिलिटी किस लिए दी है, ताकि वो थोड़ा सा नया नया फील करे और ज़्यादा मोटिवेट होकर वो काम करे। एनहेंसिंग जॉब्स बाय गिविंग एम्प्लॉयज़ मोर अपॉर्चुनिटी, उन्हें अपॉर्चुनिटी देना आगे बढ़ने की। टू प्लान एंड कंट्रोल देयर वर्क, कि आप अपने काम को जो है प्लान करो, उन्हें अपॉर्चुनिटी दी है और कंट्रोल करो अपने वर्क को। तो ये क्या जाता है जॉब एनरिचमेंट में, कार्य की समृद्धि में। यहाँ चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं, जॉब एनरिचमेंट, जॉब इवैल्यूएशन, जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब फेयर्स। ये जॉब इवैल्यूएशन और जॉब स्पेसिफिकेशन, ये दो कॉन्सेप्ट हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। कितनी बार पेपर में ये वाली कॉन्सेप्ट आई हैं, ऑप्शंस में भी और आंसर्स में भी। तो आज हम देखते हैं सबसे पहले जॉब एनरिचमेंट क्या होता है। देखिए जॉब एनरिचमेंट का मतलब उनका वर्कलोड बढ़ाना नहीं है, उन्हें मोटिवेट करना है थोड़ी सी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देके, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी देके जो वो उसके मन से निभाएं, ठीक है। द गोल ऑफ जॉब एनरिचमेंट इज़ टू क्रिएट ए मोटिवेटिंग जॉब। यहाँ मोटिवेटिंग जॉब को क्रिएट करना यहाँ इसका एक मकसद है जॉब एनरिचमेंट का। दिस कैन बी डन फॉर एग्जाम्पल बाय टेकिंग ए रेगुलर बोरिंग जॉब, यानी कि जो एम्प्लॉय काम से बोर हो चुके हैं, क्या कर रहे हैं वहाँ पे, एडिंग एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट मेक द जॉब मीनिंगफुल फॉर द वर्कर, ताकि वर्कर के लिए वो जॉब क्या है मीनिंगफुल हो जाए, उसे वो बोझिल ना लगे। जॉब एनरिचमेंट इज देयरफॉर अ पार्ट ऑफ जॉब डिज़ाइन एंड जॉब रीडिज़ाइन। द मेन गोल ऑफ जॉब एनरिचमेंट इज़ टू क्रिएट मोटिवेशन। देखिए मेन गोल क्या है हमारा जॉब एनरिचमेंट का, कि मोटिवेशन क्रिएट करना, हायर सेटिस्फैक्शन, अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें सेटिस्फाई करना, एंड वर्क क्वालिटी इम्प्रूवमेंट्स। अगर वो सेटिस्फाई होंगे और वो मोटिवेट भी होंगे तो जो भी प्रोडक्शन आएगा वो क्या होगा, हाई क्वालिटी का होगा। तो वर्क क्वालिटी यानी कि क्या होगी यहाँ पे, इम्प्रूवमेंट होगी फॉर एम्प्लॉयज़ की। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा जॉब एनरिचमेंट। नेक्स्ट है हमारा जॉब इवैल्यूएशन। देखिए ये 2018 के पेपर में हमने किया है, क्वेश्चन नंबर 127 पे, जो टेलीग्राम पे हमने ये नोट्स भी डाले हैं, वहाँ पे भी आपको इनका नोट्स मिल जाएगा। जॉब इवैल्यूएशन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन का। जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है, जिनकी एक ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी पोस्ट है ना उन सबको इवैल्यूएट किया जाता है, जिनकी उन सब का एक तरह से वैल्यू डिसाइड किया जाता है। कि जैसे एक पीएन की जॉब है तो उसे कितनी मंथली सैलरी दी जाएगी, मैनेजर की जॉब है तो कितनी दी जाएगी। और यहाँ पे ये जो सैलरीज जो है डिसाइड की जाती है ना, इनका मकसद बिल्कुल भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। जॉब के लिए डिसाइड कर दिया कि एक मैनेजर की 50,000 सैलरी है, तो उसमें चाहे जो ओनर है या जो बॉस है उसका चाहे कोई सगा संबंधी आ जाए या फिर बाहर से कोई भी पोस्टिंग आए, 50,000 ही मिलेंगे। तो देखिए जॉब इवैल्यूएशन इज़ द सिस्टमैटिक प्रोसेस है ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव वैल्यू ऑफ डिफरेंट जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी जॉब्स होती है ना, चाहे वह डिपार्टमेंटल हेड की है या मैनेजर की है, पीएन की है, क्लरिकल पोस्ट है, उन सभी की रिलेटिव वैल्यू डिसाइड करना। द गोल ऑफ जॉब इवैल्यूएशन इज़ टू
कंपेयर जॉब्स विद ईच अदर इन ऑर्डर टू क्रिएट ए पे स्ट्रक्चर। ठीक है, पे स्ट्रक्चर यहाँ पे डिसाइड किया जाता है दैट इज़ फेयर, इक्विटेबल एंड कंसिस्टेंट फॉर एवरीवन, जो हर एक के लिए संगत हो, हर एक के लिए समान हो और बिल्कुल फेयर हो। एक बार देखते हैं अपने नोट्स में भी। देखिए, जॉब इवैल्यूएशन इज ए प्रोसेस यूज्ड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नेसेसरी स्किल्स, आउटकम्स एंड वर्क एनवायरनमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर जॉब। यानी कि एक पर्टिकुलर जॉब है, उसको काम करने के लिए क्या क्या बंदे की ड्यूटीज़ होंगी, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, उसे करने के लिए कौन कौन सा कौशल उसके अंदर होना चाहिए, आउटकम उससे क्या अपेक्षा कर रही है कंपनी, एंड वर्क एनवायरनमेंट उसे कैसा दिया जाएगा, ये सब डिसाइड किया जाता है जॉब इवैल्यूएशन में। एंड जॉब इवैल्यूएशन इज द रेटिंग ऑफ जॉब, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। रेटिंग ऑफ ए जॉब किस में होता है? जॉब इवैल्यूएशन में होता है इन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन में रेटिंग ऑफ जॉब का काम करते हैं जॉब इवैल्यूएशन। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा जॉब स्पेसिफिकेशन। देखिए, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है? जॉब स्पेसिफिकेशन इज ए स्टेटमेंट ऑफ द क्वालिफिकेशन, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, स्किल्स एक्सेट्रा रिक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म द जॉब। यानी कि को काम को करने के लिए बंदे के अंदर क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, पर्सनल ट्रेट क्या होने चाहिए, उसके व्यक्तिगत गुण कौन से होने चाहिए, उसमें कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए एक जॉब को करने के लिए, सारा जॉब स्पेसिफिकेशन में आता है। दीज में इंक्लूड एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, पर्सनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, एज, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, अदर स्किल्स एंड एटीट्यूड्स। दे फॉर्म द मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स विच द कैंडिडेट मस्ट हैव। यानी कि यहाँ पे एक मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट होती है जो कि हर कैंडिडेट में होनी ही चाहिए ये काम करने के लिए फॉर द अपॉइंटमेंट टू ए जॉब। ए क्लियर इंडिकेशन ऑफ स्पेसिफिकेशंस हेल्प इन जनरेटिंग एलिजिबल एप्लीकेशंस। देखिए, अगर यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन होगा स्पेसिफिकेशन का कि इस जॉब को करने के लिए ये क्वालिफिकेशन चाहिए, बंदा जो है वो स्नातक होना चाहिए, इसी तरह भाई ग्रेजुएट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए अगर ये लगा दी जाती है तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी एलिजिबल एप्लीकेशन है बस वही आती है कंपनी के पास बिकॉज ऑफ सेल्फ सिलेक्शन। जो सेल्फ सिलेक्शन ही हो जाता था तो यहीं पे कि भाई जिसने पढ़ ली जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, तो जिसके अंदर वो है, जो भी क्वालिफिकेशन है जिसके अंदर जो कि उस पोस्ट को करने के लिए चाहिए बस वही अप्लाई करेगा। तो द कैंडिडेट हु डू नॉट पोसेस दोज क्वालिफिकेशंस डू नॉट अप्लाई, जिसके अंदर वो क्वालिफिकेशन है वो अप्लाई ही नहीं करेगा। दैट इज़ जॉब स्पेसिफिकेशन। और लास्ट ऑप्शन क्या जाता है? जॉब फेयर्स, मेले, नौकरी मेला क्या होता है? एन इवेंट एट विच पीपल लुकिंग फॉर ए जॉब कैन मीट पॉसिबल एम्प्लॉयर्स। जो लोग जॉब के लिए ढूंढ रहे, जो लोग जॉब के लिए घूम रहे हैं यानी कि अपनी जॉब को ढूंढ रहे हैं वो यहाँ पे एम्प्लॉयर से मिलते हैं। ये एक नौकरी मेला है जहाँ पर जिसको जैसी नौकरी की रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से बंदे को मिल जाती है। तो क्वेश्चन है एनहेंसिंग जॉब्स बाय गिविंग एम्प्लॉयज़ मोर अपॉर्चुनिटी टू प्लान एंड कंट्रोल देयर वर्क। तो जॉब एनरिचमेंट जो है इसका आंसर हो जाएगा। जॉब इवैल्यूएशन हम पढ़ चुके हैं, जॉब स्पेसिफिकेशन पढ़ चुके हैं, जॉब फेयर्स पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सिस्टमैटिक सर्च फॉर न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़ इज़। नए उत्पाद विचारों के लिए व्यवस्थित खोज कहलाती है। सिस्टमैटिक सर्च है एक न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़ के लिए। 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, आइडिया स्क्रीनिंग, आइडिया जनरेशन, प्रोडक्ट स्क्रीनिंग या प्रोडक्ट जनरेशन है। ये चारों ऑप्शन के बारे में जानने से पहले हम पहले देखेंगे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेजेस कौन सी होती है, पूरी प्रोसेस क्या होती है वो। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेजेस में सबसे पहले आती है आइडिया जनरेशन की। आइडिया जनरेट किया जाता है यहाँ पे कि भाई हम कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हमें करना चाहिए या करना चाहते हैं उसके बारे में आइडिया को जनरेट किया जाता है। कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च की जा रही है कि जैसा प्रोडक्ट हम मार्केट में उतारना चाह रहे हैं क्या वो मार्केट सूटेबल है, या फिर और भी फर्दर आइडियाज़ उसके बारे में कलेक्ट किए जाते हैं टू फाइंड आउट द कंज्यूमर्स नीड्स एंड वांट्स, कि कंज्यूमर्स की नीड्स क्या हैं और वो क्या चाहते हैं, किस तरह का प्रोडक्ट वो चाहते हैं। रिसर्च के थ्रू ये सारी बातें जानने की कोशिश की जाती है। इनवाइटिंग सजेशंस फ्रॉम कंज्यूमर्स, अपने कंज्यूमर से आइडिया को, उनके सुझावों को जो है इनवाइट किया जाता है। इनवाइटिंग सजेशंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़ से, अपने जो भी कर्मचारी हैं उनसे सजेशंस लिए जाते हैं। सर्चिंग इन डिफरेंट मार्केट्स फॉर न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़, डिफरेंट मार्केट में सर्च किया जाता है नए नए आइडियाज़ के लिए। एंड स्टडिंग न्यू प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, और अपने प्रतियोगियों के भी प्रोडक्ट जो है उन्होंने कौन से उतारे हैं ये भी पूरी जांच पड़ताल की जाती है यहाँ पे। ये क्या है? आइडिया जनरेशन। सेकंड है आइडिया स्क्रीनिंग। आइडिया स्क्रीनिंग में क्या होता है कि यहाँ पे छांटना, वहाँ पे आइडिया
जनरेशन में अलग अलग तरह के जो आइडियाज़ थे वो जनरेट किए गए हैं, आइडिया स्क्रीनिंग में उन्हें छांटा जाता है। मैनी कंपनीज हैव ए आइडिया कमेटी, दिस कमेटी स्टडीज़ ऑल द आइडियाज़ वेरी केयरफुली, दे सिलेक्ट द गुड आइडियाज़ एंड रिजेक्ट द बैड आइडियाज़। फिर आता है नंबर 3 पे कंसेप्ट टेस्टिंग। कंसेप्ट टेस्टिंग में क्या होता है, टेस्ट मार्केटिंग से अलग होता है। दिस इज़ डन आफ्टर आइडिया स्क्रीनिंग, आइडिया स्क्रीनिंग के बाद कंसेप्ट टेस्टिंग होती है। कंसेप्ट टेस्टिंग में क्या होता है कि एक कंज्यूमर्स के छोटे से ग्रुप को सिलेक्ट कर लिया जाता है। ए स्मॉल ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स इज सिलेक्टेड, दे आर गिवन फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यू प्रोडक्ट, उन्हें नए प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। दे आर आस्क्ड, उनसे पूछा जाता है कि व्हाट दे फील अबाउट द न्यू प्रोडक्ट। सो कंसेप्ट टेस्टिंग इज डन टू फाइंड आउट द कंज्यूमर्स रिएक्शन टुवार्ड्स द न्यू प्रोडक्ट। ये कंसेप्ट टेस्टिंग में कंज्यूमर का क्या रिएक्शन होगा हमारे प्रोडक्ट के लिए, ये जानने की कोशिश की जाती है। इफ़ मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स लाइक द प्रोडक्ट द बिजनेस एनालिसिस विल बी डन। तो नेक्स्ट प्रोसेस पे आ जाते हैं, अगर बहुत सारे कस्टमर्स जो है उसे प्रोडक्ट को लाइक करते हैं तो हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। बिजनेस एनालिसिस यहाँ पे किया जाता है। बिजनेस एनालिसिस का मतलब क्या है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि जो प्रोडक्ट कंपनी प्रोड्यूस करना चाहती है उससे प्रॉफिट भी होगा कि नहीं होगा, whether the new product is commercially profitable or not. Company studies the new product from the business point of view. If the new product is profitable, it will be selected. इसे select कर लिया जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस पे आते हैं हम, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करते हैं। यहाँ प्रोडक्ट तैयार होता है। एट दिस स्टेज द कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस द न्यू प्रोडक्ट इन मार्केट। यहाँ पे कंपनी डिसाइड कर लेती है कि इस प्रोडक्ट को जब मार्केट में उतारना चाहिए। इट विल टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट द न्यू प्रोडक्ट। तो यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट के प्रोडक्शन की और उसके डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पे सारी तैयारियाँ की जाती हैं। फिर इसके बाद टेस्ट मार्केटिंग आती है। ये नहीं है ना कि एकदम से सारा प्रोडक्ट बनाया और उसे मार्केट में उतार दिया। तो टेस्ट मार्केटिंग के लिए एक मार्केट के एक छोटे से हिस्से को सिलेक्ट किया जाता है। इट मीन्स टू इंट्रोड्यूस द न्यू प्रोडक्ट ऑन ए वेरी स्मॉल स्केल इन ए वेरी स्मॉल मार्केट। छोटी सी मार्केट के छोटे से पैमाने को, यानी कि थोड़े से कस्टमर्स को लिया जाता है। इफ़ द प्रोडक्ट इज सक्सेसफुल इन दिस मार्केट दैन इट इज़ इंट्रोड्यूस ऑन ए लार्ज स्केल। अगर इस मार्केट में सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर इसे बड़े पैमाने पर बड़ी मार्केट में उतार दिया जाता है। टेस्ट मार्केटिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ लार्ज स्केल मार्केटिंग। यानी टेस्ट मार्केटिंग से क्या हो जाता है कि जो बड़े पैमाने पर मार्केटिंग हम करने जा रहे थे उसके जोखिम से बचा जा सकता है, क्योंकि अगर कुछ कमियां हैं हमारे प्रोडक्ट में तो यही हमें पता लग जाती है और हम उसमें सुधार कर सकते हैं। इट इज़ ए सेफ्टी डिवाइस, इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, इट मस्ट बी डन स्पेशली फॉर कॉस्टली प्रोडक्ट्स। और जो महंगे प्रोडक्ट हैं उनको जब कंपनी प्रोड्यूस करती है तो वहाँ पे इसको ज़रूर अपनाती है, टेस्ट मार्केटिंग को। और नेक्स्ट स्टेप है हमारा कमर्शलाइजेशन। इफ़ द टेस्ट मार्केटिंग इज सक्सेसफुल देन द कंपनी इंट्रोड्यूस द न्यू प्रोडक्ट ऑन ए लार्ज स्केल से ऑल ओवर द कंट्री। द कंपनी मेक्स ए लार्ज इन्वेस्टमेंट इन द न्यू प्रोडक्ट। अब कंपनी क्या करे, न्यू प्रोडक्ट में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकती है। इट प्रोड्यूस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूट द न्यू प्रोडक्ट ऑन ए ह्यूज स्केल। बड़े पैमाने पर कंपनी अपने प्रोडक्ट को उतार रही है। इट एडवर्टाइज द न्यू प्रोडक्ट ऑन द मास मीडिया लाइक टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये थी हमारी पूरी प्रोसेस जिसके स्टेप्स क्या थे। नंबर फर्स्ट पे है हमारा आइडिया जनरेशन, सेकंड पे है आइडिया स्क्रीनिंग, थर्ड पे है हमारा कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, फोर्थ पे बिजनेस एनालिसिस, फिफ्थ पे है हमारा प्रोडक्ट की डेवलपमेंट, सिक्स पे है टेस्ट मार्केटिंग और सेवन्थ पे कमर्शलाइजेशन। ठीक है, तो दो ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पे हम कर चुके हैं, आइडिया जनरेशन एंड आइडिया स्क्रीनिंग। अब हमारे सी और डी ऑप्शन बचते हैं, प्रोडक्ट स्क्रीनिंग एंड प्रोडक्ट जनरेशन। प्रोडक्ट स्क्रीनिंग क्या था, जैसे आइडिया स्क्रीनिंग में था ना कि जो बैड आइडियाज़ हैं उसे हटा दिया है, जो गुड आइडियाज़ थे उन्हें सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह प्रोडक्ट स्क्रीनिंग में है। इन प्रोडक्ट स्क्रीनिंग प्रोडक्ट्स आर इवेल्युएटेड अकॉर्डिंग टू ए सर्टेन सेट ऑफ क्राइटेरिया ऑन वेदर दे विल बी सक्सेसफुल इन द मार्केट प्लेस। तो एक सर्टेन सेट ऑफ क्राइटेरिया के बेस पे प्रोडक्ट की यहाँ पे जाँच की जाती है कि वो उन्हें कंपनी को उन्हें प्रोड्यूस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और फिर नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट जनरेशन। प्रोडक्ट जनरेशंस आर ऑलवेज बेस्ड ऑन ए रेफरेंस प्रोडक्ट दैट डिफाइंस लार्ज पार्ट्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे हमारा आइडिया जनरेशन था ना, वहाँ पे आइडिया जनरेट किए जा रहे थे, ऐसे ही प्रोडक्ट जनरेशन में भी होता है। प्रोडक्ट को कैसे जनरेट किया जाएगा, उसके रेफरेंसेस से जो है वो ये इनके अलग अलग जगह से अलग अलग प्रोडक्ट से रेफरेंस लिया जाता है और फिर यहाँ प्रोडक्ट जनरेशन की स्टेप जो है वो क्लियर होती है। तो क्वेश्चन है द सिस्टमेटिक सर्च फॉर न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़ इज़। सिस्टमेटिक सर्च है न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़ की, ये क्या आ जाएगा आइडिया जनरेशन में। सर्च तो जनरेशन में ही होता है ना, आइडिया स्क्रीनिंग में तो सिलेक्ट होता है आइडिया अपना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए करेंसी दैट प्लेज सेंट्रल रोल इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एक ऐसी करेंसी बताओ जो कि एक सेंट्रल रोल यानी कि केंद्रीय भूमिका निभाती है। 4 ऑप्शन है, ब्लैक करेंसी, व्हीकल करेंसी, फॉरेन करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी। तो ये आ जाएगा हमारा व्हीकल करेंसी। हम पढ़ते हैं चारों के बारे में ही। अब देखिए, एक वीडियो में हम कहने को 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन हम कॉन्सेप्ट 40 क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, 10 4 जा 40, हर क्वेश्चन के साथ 4 हमारे ऑप्शंस हैं और चारों ही ऑप्शन एक्सप्लेनेशन के साथ कर रहे हैं, तो 40 कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो रही है। तो ये चैनल बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आप सभी के लिए। मुझे बस ज़रूरत है थोड़े से मोटिवेशन की। आप सभी के कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, चाहे कमेंट मुझे एक महीने में एक मिले, लेकिन मैं इंस्पायर होती हूँ उससे। एंड थैंक्स फॉर ऑल दोज कमेंट्स। अब हमारा फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे ब्लैक करेंसी। देखिए, ब्लैक करेंसी को क्या बोल सकते हैं, ब्लैक मनी भी बोल सकते हैं। एंड ब्लैक मनी इंक्लूड्स ऑल फंड्स अर्न थ्रू इलीगल एक्टिविटीज़ एंड अदरवाइज लीगल इनकम दैट इज़ नॉट रिकॉर्डेड फॉर टैक्स पर्पज़। देखिए, ब्लैक मनी या फिर ब्लैक करेंसी में कौन सा फंड आ जाता है, कौन सा पैसा आ जाता है जो या तो इलीगल एक्टिविटी से कमाया गया हो या फिर लीगल इनकम तो है, लेकिन दैट इज़ नॉट रिकॉर्डेड फॉर टैक्स पर्पज़, जो टैक्स पर्पज़ के से जो है रिकॉर्ड ही नहीं की गई। तो ये सब का सब क्या आ जाएगा, ब्लैक मनी या ब्लैक करेंसी में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा व्हीकल करेंसी। Vehicle currency is a currency which is extensively used by traders and bankers in international trade transactions। यानी कि ऐसे व्यापारी जो अपने देश में नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी अपने माल को बेच रहे हैं, या फिर जो बैंकर्स आगे जो कि दूसरे देशों में भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, वो व्हीकल करेंसी को यूज़ करते हैं। व्हीकल करेंसी प्लेज सेंट्रल रोल इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। हमारा क्वेश्चन भी यही था कि कौन सी ऐसी करेंसी है जो कि सेंट्रल रोल प्ले करती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। तो यह आ जाएगा व्हीकल करेंसी। इट इज़ यूज्ड एन इंटरनेशनल मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि मोस्टली कंट्रीज़ में उसको यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि डॉलर है। ठीक है, और सी ऑप्शन में हमारी फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी कौन सी करेंसी आ जाएगी, जो अपने देश की करेंसी नहीं है, बाहर दूसरे देशों की करेंसी है। फॉरेन करेंसी इज़ दैट करेंसी विच यूज्ड इन अदर कंट्रीज एंड नॉट इन योर ओन, फॉर एग्जाम्पल डॉलर, यूरो, पॉन्ड्स एक्सेट्रा। और डी ऑप्शन में हमारा डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी इज दैट करेंसी विच इज़ लीगल टेंडर इन द इकोनॉमी, जो एक अर्थव्यवस्था में जो यूज़ की जाती है, एंड इशूड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी फॉर दैट इकोनॉमी, और जो किसके द्वारा इशू की जाती है, मॉनेटरी अथॉरिटी के द्वारा। और हमारे देश की मॉनेटरी अथॉरिटी किसके पास है, आरबीआई के पास। द इंडियन रुपी इज़ द ऑफिशियल करेंसी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड इज इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारा क्वेश्चन था करेंसी दैट प्लेज सेंट्रल रोल इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये क्या हो जाएगा, व्हीकल करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिग 5 फैक्टर। कि कौन सा ऐसा है जो बिग 5 फैक्टर में इंक्लूड जिसको नहीं किया जाता है। यहाँ हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, एक्स्ट्रावर्जन, बहिर्मुखता, एग्रीएबलनेस, सहमतता, इमोशनल स्टेबिलिटी, भावनात्मक स्थिरता, या सेल्फ मॉनिटरिंग, स्वयं निगरानी। ठीक है, इसका आंसर है डी, सेल्फ मॉनिटरिंग, क्योंकि ये जो तीनों है ना वो हमारे बिग 5 फैक्टर में आते हैं, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस और इमोशनल स्टेबिलिटी। देखिए, बिग 5 इज़ ए ट्रेट मॉडल ऑफ पर्सनालिटी। ये क्या है, किसी भी बंदे की अगर पर्सनालिटी के बारे में पता लगाना हो तो यहाँ पे इसका यूज़ किया जाएगा बिग 5 फैक्टर का। और इसको बोला जाता है ओशन मॉडल भी। ओशन मॉडल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ओशन के हर एक अल्फ़ाबेट से जो है ये ट्रेट्स बनते हैं यहाँ पे। ओ फॉर ओपननेस टू एक्सपीरियंस, जो कि हमारे ऑप्शंस में नहीं है, ओपननेस टू एक्सपीरियंस। सी में है कॉन्शियसनेस, जो कि ये भी हमारे ऑप्शंस में नहीं है। सी है एक्स्ट्रावर्जन, जो कि हमारे ऑप्शन में है, ई फॉर एक्स्ट्रावर्जन, ए फॉर एग्रीएबलनेस, और एन फॉर होता है न्यूरोटिसिज्म, जिसको बोलते हैं इमोशनलिटी भी, और ये इमोशनल स्टेबिलिटी भी हमारे ऑप्शन में है। तो ओ और सी ऑप्शन में नहीं था, ई, ए, एन तीनों ही ऑप्शन में है हमारे। ये जो मॉडल है दिया किसने है, लुइस गोल्डबर्ग ने, ये जो कि हमारे अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। फर्स्ट है हमारा ओपननेस टू एक्सपीरियंस। देखिए, इसमें जो ट्रेट्स है ना उसके लिए एक स्केल का यूज़ किया जाता है, और वो स्केल क्या होता है, हाई टू लो। और ज़रूरी नहीं है कि ये पांचों ही ट्रेट्स में कि जो चीज़ हाई होगी, मतलब पॉजिटिव चीज़ ही हाई होगी, नेगेटिव चीज़ भी हाई हो सकती है। देखते हैं, फर्स्ट है ओपननेस टू एक्सपीरियंस में, इफ़ पीपल स्कोर हाई, तो हाई कौन करते हैं, कौन से लोग स्कोर करते हैं इसमें हाई, देन दे ट्राई आउट न्यू थिंग्स, जो कि
नई नई चीज़ों को खोजने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो क्रिएटिव है, जो क्यूरियस है। क्यूरियस कौन होते हैं? कुछ नया नया जानने की जिनके दिमाग में हमेशा चलता रहता है, जिज्ञासु लोग। क्रिएटिव और क्यूरियस जो होंगे वो इसमें क्या है, उनको हाई स्कोर दिया जाएगा ओपननेस टू एक्सपीरियंस में। सेकंड है कॉन्शियसनेस, इसमें पीपल स्कोरिंग हाई, कौन से लोग हाई स्कोर करेंगे? डिटरमाइंड एंड गोल ओरिएंटेड, जो कि अपने गोल ओरिएंटेड हो गए, जिनको पता है कि उनका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य तक कैसे जाया जा सकता है, जिन्होंने अपना लक्ष्य भी डिटरमाइन कर रखा है, निश्चित कर रखा है। डू प्लान एक्टिविटी, जो पूरी प्लानिंग के साथ काम करते हैं। मोर अटेंशन इन टू डिटेल, पूरी डिटेल में काम करते हैं, ठीक है, पूरी डिटेल में काम करते हैं, कि एक स्टेप सोच समझ के रखते हैं, तो उसमें इसको हाई स्कोर दिया जाएगा। थर्ड है एक्स्ट्रावर्जन, बहिर्मुखता। एक्स्ट्रावर्जन कौन से लोग होते हैं? जो दूसरे लोगों के साथ, जिनके आसपास बहुत सारे लोग हैं ना, तो ही वो कंफर्टेबल होते हैं, फील कंफर्टेबल अराउंड लॉट्स ऑफ पीपल, तो उन लोगों को हाई स्कोर दिया जाएगा यहाँ पे भी। और फोर्थ है एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस का मतलब है जो दूसरों से तुरंत ही एग्री कर जाते हैं। पीपल स्कोरिंग हाई आर मोर लाइकली टू बी पेशेंट विद अदर्स, दूसरों के साथ चलने में विश्वास करते हैं, गुस्सा जल्दी शांत हो जाता है, दूसरों को खुश रखने में ये विश्वास रखते हैं। और फिफ्थ ट्रेट है अपना न्यूरोटिसिज्म का, ऑल्सो नोन एज इमोशनलिटी भी इसको बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशंस जिसके होंगे ना, उसको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। हाई न्यूरोटिसिज्म स्कोर्स आर मोर लाइकली टू रिएक्ट टू ए सिचुएशन विद स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशंस, ठीक है। ये हमने करे सारे ट्रेट्स अपने पर्सनालिटी के, ओशन मॉडल के, बिग 5 फैक्टर मॉडल के। ये क्वेश्चन था हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिग 5 फैक्टर, तो आंसर आ जाएगा सेल्फ मॉनिटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, विच इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक कौन सा है? ये आ जाएगा RBI। ये देखिए एस्टेट 2016 में भी आया क्वेश्चन नंबर 101, देखेंगे RBI के बारे में, लेकिन पहले ABC तीनों ऑप्शन देख लेते हैं। PNB की फुल फॉर्म क्या है? पंजाब नेशनल बैंक। ये इंडियन गवर्नमेंट का ओन बैंक है, यानी कि भारतीय सरकारी बैंक है एक तरह से। हेडक्वार्टर सारे न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर है। फाउंडेड इन 1894। ये स्थापना दिवस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि बैंक ऑफ कौन की स्थापना के हिसाब से क्रम में लगाइए, तो वहाँ पे अगर हमें ये इनका फाउंडेड ईयर जो पता हो तो हम कर सकते हैं काम। 12 अप्रैल 1894 PNB का है हमारा फाउंडेड ईयर। और ये क्या है? सेकंड लार्जेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड बैंक है। और इसकी पेरेंट कौन है? वित्त पोषक कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और सब्सिडरीज कौन है? सहायक बैंक कौन है? यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एंड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सब्सिडरीज कौन से? PNB की सब्सिडरीज कौन सी? यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। देखिए इसका टाइप क्या है? पब्लिक है, इंडस्ट्री फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए है। फाउंडेड इन 1991 में, हेडक्वार्टर है सोफिया बुल्गारिया में। अब कोऑपरेटिव बैंक्स होते क्या है? कोऑपरेटिव बैंक्स आर स्मॉल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट ऑफर लैंडिंग फैसिलिटीज टू स्मॉल बिजनेस इन बोथ अर्बन एंड नॉन अर्बन रीजन्स, ठीक है, ग्रामीण और शहरी दोनों ही इलाकों में। ये किसको? स्मॉल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि छोटे वित्तीय हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको ये लैंडिंग यानी कि उधार देते हैं, चाहे वो शहर में हो या गांव में हो। These are monitored and regulated by RBI and come under the Banking Regulation Act 1949 as well as the Banking Laws Act 1965 and there are 31 cooperative banks in India। भारत में कोऑपरेटिव बैंक कितने? 31 है। थर्ड है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI इज द 43rd लार्जेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड। विश्व का 43वां बड़ा बैंक है SBI। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। SBI इज एन इंडियन मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस स्टैट्यूटरी बॉडी। SBI को रैंक किया गया है 2020 में 221वें स्थान पे आई है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की रिपोर्ट जो आई है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट कॉरपोरेशन, विश्व की सबसे बड़ी कॉरपोरेशन जो थी 500 कॉरपोरेशन, उसमें SBI का स्थान है 221वां स्थान है और ये अकेला भारतीय बैंक है इस लिस्ट का। अब बच गया हमारा RBI के लिए देखते हैं 2016 में क्वेश्चन नंबर 101 RBI के से रिलेटेड आया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्टेड इट्स फंक्शनिंग ऑन 1 अप्रैल 1935। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल इंटरव्यूज़ में भी ये जो है पूछ लिया जाता है कि RBI ने अपना काम करना कब शुरू किया। 1 अप्रैल 1935। RBI की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। रिजर्व बैंक का सेंट्रल ऑफिस कलकत्ता में स्थापित किया गया था। बाद में 1937 में मुंबई में ट्रांसफ़र कर दिया गया।
सेंट्रल ऑफिस वो ऑफिस होता है जहाँ गवर्नर बैठते हैं और जहाँ पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। स्टार्टिंग में आरबीआई प्राइवेट ओनरशिप वाला बैंक था। 1949 में नेशनलाइजेशन कर दिया गया। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नेशनलाइजेशन कब किया, 1949 में किया। वर्तमान में इस भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। एस्टेब्लिश हुआ 1 अप्रैल 1935 में। ओनरशिप है 100% स्टेट ओनरशिप। गवर्नर कौन है? 25th गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। 24th गवर्नर पूछे जाए तो उर्जित पटेल जी हैं। करेंसी इंडियन रुपी। बैंक रेट है 4%। तो सफिशिएंट था आरबीआई के बारे में। एंड क्वेश्चन है विच इज़ अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये आरबीआई हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कहाँ किया है, DSSB मेल 2018 के क्वेश्चन नंबर 177 में। द जापानीज टर्म फॉर एन ऑर्गेनाइजेशंस कमिटमेंट टू कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, इनकी एक जापानी वर्ड है जो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, वो कौन सा है? वो है काइजन। हमारे 4 ऑप्शन है, किर्कपैट्रिक, कुरोशी, काइजन एंड ऑफशोरिंग। किर्कपैट्रिक क्या है? किर्कपैट्रिक तो एक 4 लेवल का ट्रेनिंग इवैल्यूएशन मॉडल है। देखिए ट्रेनिंग जब दी जाती है ना तो उसके 4 लेवल होते हैं। सबसे पहले रिएक्शन आता है, उसके बाद लर्निंग यानी कि सीखना शुरू किया जाता है, फिर उसको जो सीखा गया वो व्यवहार में आता है, बिहेवियर में आता है, और उसके बाद रिजल्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। तो 4 ही ये हमारे रहेंगे लेवल, रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर देन रिजल्ट। किर्कपैट्रिक के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, अगर आज ये ऑप्शन में आया है तो कल को इसका क्वेश्चन भी आ सकता है। कुरोशी क्या है? कुरोशी भी एक जापानीज वर्ड है जो कि देखो अगर काम करते टाइम किसी की डेथ हो जाती है ना तो उसी के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है कुरोशी। और जो डेथ होती है वो क्या कारण हो सकते हैं उनके? हार्ट अटैक या स्ट्रोक ड्यू टू स्ट्रेस एंड स्टारवेशन डाइट, यानी कि भूख के कारण या फिर स्ट्रेस के कारण या हार्ट अटैक के कारण वो डेथ हो सकती है, तो उसके लिए यूज़ किया जाएगा कुरोशी वर्ड। काइजन वर्ड क्या? काइजन एक जापानीज वर्ड है, चेंज फॉर द बेटर और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है चेंज फॉर द बेटर के लिए कौन सा यूज़ किया जाएगा, तो भी काइजन आ जाएगा, और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए भी काइजन आ जाएगा। 5 एलिमेंट्स कौन से हमारे काइजन अप्रोच के? टीम वर्क, पर्सनल डिसिप्लिन, इम्प्रूव्ड मोरल, क्वालिटी सर्कल्स एंड सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट। तो ये 5 एलिमेंट भी याद रखने हैं काइजन अप्रोच के। 2 बार DSSB में और एस्टेट में काइजन आ चुका है तो आगे उसके एलिमेंट्स भी पूछे जा सकते हैं। टीम वर्क, पर्सनल डिसिप्लिन, इम्प्रूव्ड मोरल, क्वालिटी सर्कल्स, सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट। 4th ऑप्शन पे आता है ऑफशोरिंग। ऑफशोरिंग क्या होता है? देखिए एक कंट्री में जहाँ प्रोडक्शन काम हो रहा है वहाँ पे प्रोडक्शन की कॉस्ट ना बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक दूसरे देश में अगर प्रोडक्शन किया जाएगा तो वहाँ पे कॉस्ट ना कम आएगी, बिकॉज ऑफ टैक्स भी हो सकता है उसका कारण, और भी कई कारण हो सकते हैं। तो ये होता है ऑफशोरिंग, यानी कि एक देश से हटा के अपना जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है दूसरे देश में स्टार्ट किया जाए। ऑफशोरिंग इज़ द रीलोकेशन। रीलोकेशन का मतलब क्या है कि दूसरी जगह स्थापित किया जाना ऑफ ए बिजनेस प्रोसेस फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, टिपिकली एंड ऑपरेशनल प्रोसेस सच एज मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है, स्पोर्टिंग प्रोसेस भी हो सकती है, सच एज अकाउंटिंग भी हो सकती है। ऑफशोरिंग द प्रोसेस ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ आउटसोर्सिंग ऑपरेशंस ओवरसीज समुद्र पार, यूजुअली बाय कंपनीज फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज। देखिए लेस डेवलप्ड कंट्री में स्थापित किया जा रहा है विद द इंटेंशन ऑफ रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, अपने बिजनेस की कॉस्ट को कम करने के लिए। ऑफशोरिंग रीलोकेट टू ए फॉरेन कंट्री टू टेक एडवांटेजेस ऑफ लोअर टैक्सेस और कॉस्ट, क्योंकि वहाँ पर टैक्सेस कम हो सकते हैं, फिर कॉस्ट भी कम हो सकती है। तो ये 4 ऑप्शन थे हमारे, और हमारा 107 क्वेश्चन था। जापानीज वर्ड है एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए, वो कौन सा वर्ड है जिसको कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ किया जाता है? काइजन। काइजन आंसर हो जाएगा इसका। देखिए ए बिजनेस बाइंग सिचुएशन एक ऐसी स्थिति है बिजनेस की इन विच द बायर वांट्स टू मॉडिफाई प्रोडक्ट, जो बायर है ना वो अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना चाहता है। स्पेसिफिकेशंस, या तो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस को इम्प्रूव करना चाहता है, मॉडिफाई करना चाहता है, कुछ फेरबदल करना चाहता है, या प्राइजेस में फेरबदल करना चाहता है, या टर्म में कुछ नियम और शर्तों में, या फिर सप्लायर्स में। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा मॉडिफाई, रीबाय। ठीक है, 4 ऑप्शन है, ऑनलाइन बाइंग, मॉडिफाई, रीबाय, पर्सनल सेलिंग या पर्सनल बाइंग। देखते हैं चारों। फर्स्ट है ऑनलाइन बाइंग। ऑनलाइन बाइंग या ऑनलाइन शॉपिंग कह सकते हैं इसको। ऑनलाइन शॉपिंग इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विच अलाउज कंज्यूमर्स टू डायरेक्टली बाय गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम ए सेलर ओवर द इंटरनेट यूजिंग ए वेब ब्राउजर और ए मोबाइल ऐप।
एंड ग्लोबल कवरेज इज़ वन ऑफ द मेजर बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है, ग्लोबल कवरेज होती है, उसमें वैश्विक स्तर पे जो है वो हम कहीं पे भी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। मॉडिफाई रीबाय क्या होता है? मॉडिफाई रीबाय जैसा कि क्वेश्चन में भी बता दिया है कि संशोधन करना, थोड़ा सा फेरबदल करना। मॉडिफाई रीबाय इज ए बाइंग सिचुएशन इन विच एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन परचेज गुड्स, क्या या एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है और एक इंडिविजुअल भी हो सकता है जो कि गुड्स को परचेज करता है, दैट हैव बीन परचेज प्रीवियसली बट चेंजेस, अब थोड़ा सा चेंज करना चाहता है, आइदर द सप्लायर और सम अदर एलिमेंट्स ऑफ द प्रीवियस ऑर्डर। इन दिस द बायर वांट्स टू मॉडिफाई प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, टर्म्स, प्राइजेस, सप्लायर्स। इसमें हम जैसे फ़ोन के मॉडल ले सकते हैं, जैसे रेडमी कितने सारे नोट 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आ चुके हैं, तो ये क्या है? ये मॉडिफाई रीबाय का ही एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है पर्सनल बाइंग या इंडिविजुअल बाइंग भी इसको बोलते हैं, इनकी खुद के लिए खरीदना। द कस्टमर्स हु बाय गुड्स और सर्विसेज फॉर देयर डेली डोमेस्टिक यूज़, डेली डोमेस्टिक यूज़ के लिए जब खरीदा जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल या फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स। सच कस्टमर्स बाय द गुड्स फॉर देयर डेली यूज़ या डेली नीड्स सच एज फूड ग्रेन्स, क्लोथ्स, मेडिसिन्स, किचन यूटेंसिल्स, ये कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा। एंड फोर्थ ऑप्शन है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग क्या होता है? व्यक्तिगत विक्रय। पर्सनल सेलिंग इज ऑल्सो नोन एज फेस टू फेस सेलिंग इन विच वन पर्सन हु इज द सेल्समैन ट्राइज टू कंसीव द कस्टमर इन बाइंग ए प्रोडक्ट, यानी कि एक कस्टमर को वो कंसीव करता है, अपनी बातों में लाने की कोशिश करता है ताकि वो प्रोडक्ट को खरीद ले। इट इज़ ए प्रोमोशनल मेथड बाय विच द सेल्स पर्सन यूजेज, ये एक प्रोमोशनल मेथड है, यानी कि अपने प्रोडक्ट को बेचने का एक मेथड है जिसमें सेल पर्सन यूज़ करता है अपने स्किल्स को एंड एबिलिटीज़ को इन एन अटेम्प्ट टू मेक अ सेल, और ताकि वो सेल कर पाए। तो क्वेश्चन आसान था अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा जाए तो। ए बिजनेस बाइंग सिचुएशन इन विच द बायर वांट्स टू मॉडिफाई प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, प्राइजेस, टर्म्स और सप्लायर्स, ये मॉडिफाई रीबाय आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडजस्टिंग प्राइसेस कंटिन्यूली टू मीट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर्स एंड सिचुएशंस इज। देखिए एडजस्टिंग प्राइसेस, प्राइस को एडजस्ट किया जा रहा है लगातार, बार बार, कंटिन्यूली टू मीट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर्स, कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई किया जा सके, स्थितियों की यानी कि जो मार्केट की सिचुएशन है उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। तो एडजस्टिंग प्राइसेस वो होते हैं, क्या कहलाते हैं? देखिए डायनामिक प्राइसिंग वो कहलाते हैं। 4 ऑप्शन है, प्राइमरी प्राइसिंग, प्राइस इलास्टिसिटी, डायनामिक प्राइसिंग एंड सेकेंडरी प्राइसिंग। तो आंसर है डायनामिक प्राइसिंग। अब ए और डी ऑप्शन जो है प्राइमरी प्राइसिंग एंड सेकेंडरी प्राइसिंग, ये क्या होते हैं? देखिए प्राइमरी प्राइसिंग, सेकेंडरी प्राइसिंग कहाँ होते हैं? कैपिटल मार्केट में, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट के जो प्राइस उसे बोलेंगे प्राइमरी प्राइसिंग और सेकेंडरी मार्केट जो है उसे बोलेंगे सेकेंडरी प्राइसिंग। प्राइमरी मार्केट कौन सी होती है? इट रेफर्स टू दैट मार्केट इन विच सिक्योरिटीज आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर कलेक्टिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल, जहाँ सिक्योरिटी को पहली बार बेचा जाता है और इसमें इन्वेस्टर सिक्योरिटी को केवल परचेज कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें सिक्योरिटीज़ को केवल परचेज किया जा सकता है। ये हो गया हमारा प्राइमरी प्राइसिंग, यानी कि जो सबसे पहले निर्धारित किया जाएगा। फिर है सेकेंडरी प्राइसिंग। सेकेंडरी मार्केट में होता है जो इट रेफर्स टू दैट मार्केट इन विच एग्जिटिंग सिक्योरिटीज़ आर बोट एंड सोल्ड, यानी कि यहाँ पे जो सिक्योरिटीज़ खरीद ली हैं उसको अब यहाँ पे बेचा भी जा सकता है, दोबारा से खरीदा भी जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी प्राइस हो जाएगा। इसमें सेल और परचेज दोनों हो सकते हैं। बी ऑप्शन है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी। ए और डी ऑप्शन हम कर चुके हैं, ये बी ऑप्शन है प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसे फॉर्मूला भी बनकर फॉर्मूला भी पेपर में पूछा जाता है। प्राइस इलास्टिसिटी, ये माइनस का साइन क्यों लगता है? क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशन होता है। कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, और प्राइस कम हो गया तो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए माइनस का साइन लगता है। और ये हमारे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और ये फॉर्मूला तो कई बार पेपर में आया है। ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस साइन पी बाई क्यू मल्टीप्लाई बाय चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन पी। और हमारा डायनामिक प्राइसिंग, इसको बोलते हैं सर्च प्राइसिंग, डिमांड प्राइसिंग या टाइम बेस्ड प्राइसिंग। टाइम बेस्ड प्राइसिंग क्यों बोलते हैं? देखिए टाइम के हिसाब से इसका प्राइस जो है डिसाइड किया जा रहा है। डिमांड प्राइसिंग, जितनी डिमांड है उसी के हिसाब से इसका प्राइस डिसाइड किया जा रहा है। इट इज़ ए प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इन विच बिजनेसेस सेट फ्लैक्सीबल प्राइसेस। बिजनेस है ना, अपने जो प्रोडक्ट हैं, जो सर्विसेज हैं, उनका फ्लैक्सीबल प्राइस जो है वो डिसाइड रखते हैं बेस्ड ऑन करंट मार्केट डिमांड। मार्केट में डिमांड कैसी, उसी के हिसाब से ही चलेंगे।
इट इज़ ए कॉमन प्रैक्टिस इन सेवरल इंडस्ट्रीज सच एज हॉस्पिटलिटी। अब देखिए हॉस्पिटलिटी में कैसे डायनेमिक प्राइसिंग था। अभी कोरोना के टाइम में आपने देखा होगा कैसे ऑक्सीजन के रेट भी बढ़ गए थे, ठीक है। हॉस्पिटल में ये जो थे हमारे पेशेंट को जगह ही नहीं मिल रही थी, तो यहाँ पे क्या था, हॉस्पिटल के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। डिमांड थी तो बढ़ गए थे, अब डिमांड नहीं है तो फिर से कम हो गया। टूरिज़्म में भी ऐसा ही होता है। पहाड़ी इलाकों में अगर हम गर्मी के मौसम में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेट मिलेंगे रूम्स के भी, तो जो प्रोडक्ट होते हैं वहाँ पे तो रेट मिलती है ज़्यादा। एंटरटेनमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रिटेल एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सारे एक ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे प्राइस जो है डिमांड के अनुसार ही जो है डिसाइड किया जाता है। डायनामिक प्राइसिंग कैन ड्राइव प्राइसेस इन बोथ डायरेक्शन। और डायनामिक प्राइसिंग का मतलब ये नहीं है कि बस प्राइस बढ़ता जाएगा, ये दोनों ही डायरेक्शन में चलता है, घटता भी और बढ़ता भी है। बिजनेसेस कैन इंक्रीज द प्राइसेस टू कैपिटलाइज ऑन डिमांड। डिमांड अगर बढ़ गई है तो ज़्यादा पैसा कमाने के लिए वो क्या करेंगे, ज़्यादा रेट कर देंगे। बट दे कैन ऑल्सो लोअर प्राइसेस टू ट्राई एंड इंक्रीज सेल। और अगर मान लो डिमांड कम हो गया तो डिमांड को बढ़ाने के लिए, सेल को बढ़ाने के लिए वो प्राइसेस को कम भी कर देंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, एडजस्टिंग प्राइसिंग कंटिन्यूअली टू मीट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर एंड सिचुएशन इज। देखिए प्राइमरी प्राइसिंग, सेकेंडरी प्राइसिंग ऐसे ही अलग हो जाता है। प्राइस इलास्टिसिटी का इससे कोई मतलब ही नहीं है, तो डायनामिक प्राइसिंग ही हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन, ए ट्रेंड इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल चेंजेस। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं ना वो चेंज करते हैं एट ए कॉन्स्टेंट रेट पे विद टाइम, टाइम के अनुसार, समय के अनुसार कॉन्स्टेंट रेट पे वो चेंज हो जाते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ये आ जाता है हमारा लीनियर ट्रेंड में। चार ऑप्शन है, कॉन्स्टेंट ट्रेंड, लीनियर ट्रेंड, लॉग लीनियर ट्रेंड एंड मार्जिन ट्रेंड। फर्स्ट है, सबसे पहले देखिए ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड यानी कि प्रवृत्ति, आगे जाने की प्रवृत्ति कैसी है। ट्रेंड इज ए टेंडेंसी टू मूव आइदर अप और डाउन। क्या कंपनी की सेल है, घट रही है कि बढ़ रही है, ट्रेंड एनालिसिस से पता लगता है। सारी चीज़ें ट्रेंड एनालिसिस से पता लगता है बिजनेस में। तो यहाँ पे ट्रेंड के अलग अलग पार्ट दिखा दिए। कॉन्स्टेंट ट्रेंड क्या होता है, व्हेन लोकल मीन इज इंक्रीजिंग gradually over time that is constant trend। ठीक है, जो हमारा लोकल मीन है ना वो ग्रेजुअली का मतलब कहता है धीरे धीरे बढ़ता है, ओवर टाइम सारे टाइम में वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है, तो वो होता है कॉन्स्टेंट ट्रेंड। लीनियर ट्रेंड जैसा क्वेश्चन में बताया, ए ट्रेंड इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल चेंजेस एट ए कॉन्स्टेंट रेट विद टाइम, दैट इज लीनियर ट्रेंड। अब सेम आ जाएगा लॉग लीनियर में। फ़र्क कितना है सिर्फ कि कॉन्स्टेंट रेट तो होती है लेकिन एक्सपोनेंशियली होती है, तेज़ी से होती है, तो वो आ जाएगा लॉग लीनियर। एंड मार्जिन ट्रेडिंग क्या होती है, देखिए मार्जिन ट्रेडिंग, जो भी ब्रोकर कंपनीज होती है ना वो मार्जिन देती हैं, वो मार्जिन प्रोवाइड करती हैं अपने कस्टमर्स को। जैसे मार्जिन ट्रेडिंग रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग बोरोड फंड्स फ्रॉम ए ब्रोकर टू ट्रेड ए फाइनेंशियल एसेट। कि यहाँ पे ब्रोकर कंपनी अगर मान लो कोई शेयर खरीदना चाहता है और उसके पास इतने पैसे नहीं है तो वो ब्रोकर कंपनी से कांटेक्ट करेगा, ब्रोकर कंपनी उसको मार्जिन देगी, तो इसको बोलते हैं मार्जिन ट्रेडिंग। मार्जिन देगी का मतलब क्या है, वहाँ पैसे उधार दे देती है और उसके बदले में वो अपना मार्जिन यानी कि जो उनका जो ब्रोकरेज होता है वो डिसाइड होता है। जैसे हर सेल और परचेज पे उनका ब्रोकरेज होता है 1%, 2%, 3%, उसी हिसाब से फिर वो ब्रोकर कंपनी जो है वो भी कमाती हैं और साथ में जो शेयर होल्डर हैं वो भी कमाते हैं। तो मार्जिन ट्रेडिंग होता है, यानी कि जो ब्रोकर कंपनियों से उधार लेके जब शेयर डिवेंचर में लगाया जाए तो ये मार्जिन ट्रेडिंग हो जाएगा। मार्जिन ट्रेडिंग रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग बोरोड फंड फ्रॉम ए ब्रोकर टू ट्रेड ए फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट मीन्स शेयर डिवेंचर विच फॉर्म्स द कोलैटरल फॉर द लोन फ्रॉम द ब्रोकर। तो ये था हमारा मार्जिन ट्रेडिंग। ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चंस। लास्ट क्वेश्चन क्या था, ए ट्रेंड इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल चेंजेस एट ए कॉन्स्टेंट रेट। अगर आ जाता कि भाई तेज़ी से बढ़ता है तो आ जाएगा लॉग लीनियर, अदरवाइज इतना ही है तो आ जाएगा लीनियर ट्रेंड। ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर दें आपको वीडियो में कैसी लगी। अगर आप मोटिवेशनल कमेंट कर सकते हैं तो प्लीज़ करें। अगर आप कुछ भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ भी सजेशंस देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टिल देन बाय बाय।